Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we have been discussing on our MCQ type questions of management accounting. This is series 2. We have already discussed in our series 1 40 questions of MCQ types and multiple choice options. So friends, शुरू करते हैं हमारी सीरीज़ 2 के साथ. अगर आप पहली सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं. दोस्तों, आप शुरू करते हैं हमारी 41th क्वेश्चन के साथ. The relationship between two financial variables can be expressed in pure ratio, percentage, rate और time, either of the above. अब दो फिनेंशियल वेरिएबल्स में जो एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो प्योर रेशो में, परसेंटेज में, रेट और टाइम में या किसी भी तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इनमें से कोई भी एक रेशो या मेथड लेकर हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, लिक्विडिटी रेशोज आर एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशो फॉर्म, परसेंटेज, रेट और टाइम, नन ऑफ द अबव. लिक्विडिटी रेशोज जो होते हैं वो किस तरह से एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो लिक्विडिटी रेशोज आर एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशोज फॉर्म. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेशो एनालिसिस. रेशो एनालिसिस इज यूजफुल इन फिनेंशियल एनालिसिस. रेशो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. Ratio analysis is not helpful in identifying weak spots of the business. Ratio analysis is helpful in financial planning and forecasting. अब इनमें से रेशो एनालिसिस के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ए, बी एंड डी, ए, सी एंड डी, ए, बी एंड सी, ए, बी, सी, डी, ऑल. सो इनमें से रेशो एनालिसिस जो है वो यूजफुल होता है फिनेंशियल एनालिसिस के लिए. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. उसी के साथ साथ रेशो एनालिसिस जो है वो हेल्पफुल होता है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में. तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. और रेशो एनालिसिस जो है वो नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग वीक स्पॉट्स एंड बिजनेसेस कहा गया है. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि रेशो एनालिसिस से हमारे जो वीकर सेक्शंस है उसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और रेशो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन फिनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग. तो रेशो एनालिसिस हम करते ही उसके लिए हैं ताकि हम नियर फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना है उसके ऊपर काम कर सके. तो ए, बी एंड डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question, the ratio analysis is helpful to management in taking several decisions, but as a mechanical substitute for judgment and thinking, it is worse than useless. तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है. मैनेजमेंट को रेशो एनालिसिस डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प तो करता है, लेकिन मैकेनिकल सब्सटीट्यूट जो के हिसाब से, एक जजमेंट और थिंकिंग के हिसाब से ये वर्स देन यूजलेस है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग अ रेशो मे बी टेकन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑल ऑफ द अबव. अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है रेशोज़ का, जिसमें हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं? तो उनमें हम हर तरह से हमारा जो रेशो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इन दोनों में भी कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलती है. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ रेशो एनालिसिस. Ratio analysis may result in false results in variations in price levels are not considered. अगर प्राइस लेवल के वेरिएशंस को कंसिडर नहीं किया गया तो रेशो एनालिसिस जो है वो फॉल्ट रिजल्ट्स बता सकता है. देन रेशो एनालिसिस इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स. रेशो एनालिसिस इग्नोर्स क्वांटिटेटिव फैक्टर्स एंड रेशो एनालिसिस इज हिस्टोरिकल एनालिसिस.
तो हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं कि इनमें से कौन से हमारी रेशो एनालिसिस के लिमिटेशंस है। ऑप्शन ए, बी एंड डी, ए, सी एंड डी, ए, बी एंड सी, ए, बी, सी, डी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। रेशो एनालिसिस में अगर प्राइस वेरिएशन लेवल्स को अगर हमने नहीं देखा तो हमारे रिजल्ट गलत आ सकते हैं, ये बड़ा लिमिटेशन है हमारा। उसी के साथ साथ रेशो एनालिसिस जो है वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर कर देता है, और रेशो एनालिसिस जो है वो हिस्टोरिकल एनालिसिस पर बेस्ड है। तो ये सारे लिमिटेशंस है हमारे रेशो एनालिसिस की। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज? जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। हमारे ऑप्शन है ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी, नन ऑफ द अबव। तो ये जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज आर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, सेल्स, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज जो है वो हम सेल्स पर डिपेंड करते हैं हमारे। सो ऑप्शन बी, सेल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो is also termed as gross profit margin, gross margin to net sales, both A and B, all of the above। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को ही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कहा जाता है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को ही ग्रॉस मार्जिन टू नेट सेल्स भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। While calculating gross profit ratio, closing stock is deducted from cost of goods sold, closing stock is added to the cost of goods sold, closing stock is ignored, none of the above। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का जो फॉर्मूला है उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, if net profit is given, it can be converted into gross profit by adding interest to it. It can be converted into gross profit by adding indirect expenses to it. Both A and B, none of the above। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त अगर हमें नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी गई है तो उस नेट प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें हम इंटरेस्ट को ऐड करके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, gross profit ratio is calculated by gross profit divided by gross sales into 100, gross profit divided by net sales into 100, gross net profit divided by gross sales into 100, none of the above। अब gross profit का रेशो जो है वो हमें लर्न है gross profit divided by net sales into 100, तो इससे आता है हमारा gross profit। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट इक्वेशन। ऑप्शन बी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन सेल्स इज रुपीज 1,20,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 30,000, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज। जैसे अभी अभी हमने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो होता है उसमें हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम ये अमाउंट रख सकते हैं, इंटू 100 करना है हमें क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना होता है। अब यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 30,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हमें दिए गए हैं 1,20,000 के, और इंटू 100 हमें कर देना है। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन आता है 25%। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट इफ total sales is 2,60,000, cost of net goods sold is rupees 2 lakh and sales return is 10,000। अब यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो इंफॉर्मेशन है टोटल सेल्स की। अब जब टोटल सेल्स हमारे 2,60,000 के बताए गए हैं, कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड जो है वो हमें बताए गए हैं 2 लाख के, और सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स रिटर्न हमें दिए गए हैं 10,000 के। तो अब हमें इक्वेशन बनाना होगा। सबसे पहले तो हमें हमारी टोटल सेल्स में से हमारी सेल्स रिटर्न को माइनस करना होगा।
अब टोटल सेल्स यहाँ पर दिए हैं 2,60,000 और सेल्स रिटर्न अब माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 2,50,000। सेल्स रिटर्न 10,000 के है तो हमारे टोटल सेल्स हो जाते हैं 2,50,000 के। अब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो है हमारी 2 लाख की। अब ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब सेल्स की अमाउंट है हमारी 2,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे 2 लाख के, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ जाता है 50,000। तो अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 डिवाइडेड बाय हमारा जो नेट सेल्स है वो है 2,50,000 और इंटू 100 कर देंगे तो आंसर जो आएगा हमारा वो होगा 20%। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड 25% अबाउ द कॉस्ट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट के 25% अबाउ रखी गई है तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो क्या होगा। अब सिंपल इक्वेशन है, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स होती है हमारे कॉस्ट के अबाउट 25% में, तो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमारा कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस हमारी 25% एक्सेस से आएगी 125 और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आएगा 25। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% जो होता है वो होता है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। सो ऑप्शन डी इज द 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो रहेगा हमारा वो होगा 20%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शुड बी एडिक्वेट टू कवर सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिविडेंड्स, ऑल ऑफ द अबव। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में कौन सी चीज़ें को कवर करना एडिक्वेट होता है, तो उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, डिविडेंड्स भी आते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट में देखने मिल जाते हैं, तभी वो रेशो बनेगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट रेशो इज कैलकुलेटेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट फॉर्मूला है ऑप्शन सी, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट, इफ सेल्स इज ₹5 lakh एंड नेट प्रॉफिट इज ₹1,20,000 देन नेट प्रॉफिट रेशो इज। तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो ऑप्शन आएगा 24%। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ सेल्स इज ₹10 lakh, सेल्स रिटर्न इज ₹50,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ₹2 lakhs, इनकम टैक्स इज 40%, देन नेट प्रॉफिट रेशो इज। अब यहाँ पर हमें सेल्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ सेल्स रिटर्न भी दिए हुए हैं, तो 10 लाख में से 50,000 के रिटर्न जाते हैं तो हमारे टोटल सेल्स होंगे 9,50,000। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया गया है 2 lakhs का, लेकिन इनकम टैक्स जो पेड किया गया है वो है 40%। तो अब हमारा इक्वेशन के लिए हमें हमारा प्रॉफिट एसेस करना पड़ेगा। जो नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का है और इनकम टैक्स का रेट भी हमें बताया गया है 40%। तो 2 लाख रुपीज़ पर हमें 40% इनकम टैक्स देना होगा। तो 2 लाख रुपीज़ पर 40% इनकम टैक्स होता है 80,000। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा 1,20,000, क्योंकि 2 लाख में से 80,000 इनकम टैक्स के दे दिए हैं तो अमाउंट बचती है 1,20,000। अब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 1,20,000 और हमारे नेट सेल्स है 9,50,000। सो हमारा इक्वेशन बनेगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। सो नेट प्रॉफिट इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 9,50,000 इंटू 100। तो अमाउंट जो आएगी वो होगी 12.63%। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिटरमाइंस डैश while net profit ratio determines dash overall efficiency of the business and working efficiency of the management. Working efficiency of the management, overall efficiency of the business, overall efficiency of the external market,
वर्किंग इफिशियंसी ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। तो नेट ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वो हमारी वर्किंग इफिशियंसी मैनेजमेंट की जो है उसे डिटरमाइन करता है, और हमारा जो नेट प्रॉफिट रेशियो होता है वो हमारी बिजनेस की ओवरऑल इफिशियंसी को डिटरमाइन करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन ऑपरेटिंग रेशियो इफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ₹60,000, सेल्स इज ₹9,40,000, सेल्स रिटर्न इज ₹40,000 एंड कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड इज ₹6,60,000। अब हमारा ऑपरेटिंग रेशो का जो फॉर्मूला है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो है 60,000। सो 60,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हमें देखने हैं। अब सेल्स हमें 9,40,000 दिए हैं और रिटर्न है 40,000, तो हमारे नेट सेल्स जो होंगे वो होंगे 9 लाख रुपीज़। और साथ ही साथ हमें जो नेट गुड्स सोल्ड दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है वो है 6,60,000 की। सो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे डिटरमाइन की जाएगी? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट वो होगी जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6,60,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 60,000, तो टोटल मिला के हो जाएंगे 7,20,000। तो अभी 7,20,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हमें करना होगा। तो नेट सेल्स की जो अमाउंट है हमारे पास वो है 9 लाख रुपीज़, इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 80%। सो ऑपरेटिंग रेशियो फॉर दिस एग्जाम्पल इज 80%। सो आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, which of the following is a expense ratio? Administrative expense ratio, selling and distribution expenses ratio, factory expenses ratio, फिनांस एक्सपेंसेस रेशो। अब एक्सपेंसेस रेशो कौन से होते हैं? जनरली एक्सपेंसेस रेशो में सभी एक्सपेंसेस रेशो को देखा जाता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशो भी एक्सपेंस रेशो है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशो भी रेशो है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस रेशो भी एक्सपेंस रेशो है, और फिनांस एक्सपेंसेस रेशो भी एक्सपेंस रेशो है। तो ऑप्शन डी जो है ए बी सी एंड डी, यानी कि ऑल द अबाउ गिवन रेशोज आर द एक्सपेंसेस रेशोज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज आर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड होते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड्स इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट्स, ऑल ऑफ द अबाउ। अब प्रोप्राइटर का जो फंड होता है वो प्रोप्राइटर के फंड को ही हम हमारे शेयर होल्डर्स के फंड में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर जो प्रोप्राइटर का फंड होता है वही हमारा नेटवर्थ भी होता है। तो प्रोप्राइटर्स फंड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड को ही हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, return on equity capital is calculated on the basis of funds of equity shareholders, equity capital only, either A or B, none of the above। अब रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल के लिए हमें फंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी ज़रूरत पड़ती है और इक्विटी कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब यानी कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड्स देखेंगे या फिर इक्विटी कैपिटल देखेंगे, तो दोनों में से कोई भी अगर एक चीज़ हमारे पास होगी तो हम रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी, आइदर ए और बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, while calculating earnings per share, if both equity and preference share capitals are there, then preference shares is deducted from the net profit, equity share capital is deducted from the net profit, both
ए एंड बी नन ऑफ द अबव। अब अर्निंग्स पर शेयर जब हमें निकालने होते हैं और हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों भी है तो हम क्या करते हैं, तो अर्निंग्स पर शेयर जब हम कैलकुलेट करते हैं तब प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो हमारी नेट प्रॉफिट से हमें डिडक्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, turnover ratios are also known as activity ratios, performance ratios, both A and B, none of the above। टर्नओवर रेशोज जो होते हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड रेशो होते हैं और परफॉर्मेंस जो होती है वो एक्टिविटी बेस्ड होती है। तो टर्नओवर रेशो को ही हम एक्टिविटी रेशो या परफॉर्मेंस रेशो के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the lower turnover ratio highlights the underutilization of resources accessible at the disposal of the firm। अब ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि जो लोअर टर्नओवर रेशो होता है वो हमेशा हाईलाइट करता है हमारे जो एसेसिबल रिसोर्सेस है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ फर्म, उनको अंडर यूटिलाइजेशन अगर उनका होता है तो उसे हाईलाइट करने का काम हमारा लोअर टर्नओवर रेशो बताता है। तो ऑप्शन ए 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक वेलोसिटी इस्टेब्लिश्ड इन अ रिलेशनशिप बिटवीन। अब स्टॉक वेलोसिटी की रिलेशनशिप किस में इस्टेब्लिश होती है, तो वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन अ गिवन पीरियड एंड द एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन अ गिवन पीरियड एंड द एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। स्टॉक वेलोसिटी जो है उस स्टॉक वेलोसिटी में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन पीरियड में तो देखते ही हैं, उसी के साथ साथ हम जो हमारी एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री होती है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड और हमारा जो एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक होता है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो ये दोनों भी ऑप्शन हमारे करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन स्टॉक टर्नओवर रेशो इफ opening stock is rupees 31,000, closing stock is rupees 29,000, sales is rupees 3,20,000 and gross profit is 25% on sales। तो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या होगा। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। जैसे कि हमें सेल्स की अमाउंट दी गई है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी दिया गया है। अब हमें बताया गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन सेल्स है। अब सेल्स जो है हमारी वो है 3,20,000। फिर 3,20,000 पर अगर हम 25% निकालते हैं तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 80,000 का। सो अब इस 80,000 को हम लोग अगर सेल्स में से माइनस कर दे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 3,20,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 2,40,000। तो अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ चुकी है। अब दूसरी जो अमाउंट हमें लगने वाली है वो है एवरेज इन्वेंटरी की अमाउंट। अब एवरेज इन्वेंट्री की अमाउंट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे हमारी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करके। अब हमारे पास दोनों भी इन्फॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक 31,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 29,000 इज इक्वल टू 60,000 और उसका एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा हमें। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2 इज कम्स टू 30,000. So now our equation of stock turnover ratio is ready. Stock turnover ratio is equal to cost of goods sold 2,40,000 divided by average inventory 30,000 is equal to 8 times. तो हमारा stock turnover ratio जो है वो आएगा 8 times. So option C is the correct answer. Next question, debtors turnover ratio is also known as receivables turnover ratio, डेटार्स वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी, पेएबल टर्नओवर रेशो। हमारे ऑप्शन है ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी, सी एंड डी। तो डेटार्स टर्नओवर रेशो को ही रिसीवेबल रेशो या फिर डेटार्स वेलोसिटी रेशो के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। सो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिटरमाइन डेटार्स टर्नओवर रेशो इफ क्लोजिंग डेटार्स इज ₹40,000, कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स and excess of closing datar over opening datar is 20,000। सबसे पहले हम डेटार्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला देखेंगे। डेटार्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट या फिर एवरेज डेटार्स। तो अब हमारे जो नेट क्रेडिट सेल्स है वो हमें निकालने पड़ेंगे। अब जैसे कि हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो टोटल सेल्स है वो है 1,50,000। अब 1,50,000 हमारा टोटल सेल्स आएगा। कैश सेल्स जो दिया है वो है हमारा 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो हमारे टोटल सेल्स में से हमें हमारे कैश सेल्स को निकालना पड़ेगा। तो टोटल सेल्स 1,50,000 के हैं। 1,50,000 के अगर 25% हम काउंट कर ले तो आती है 37,500 जो कि कैश सेल्स बन जाते हैं। और अगर 37,500 हम लोग 1,50,000 में से माइनस कर दें तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स बच जाते हैं 1,12,500। तो ये हमारे क्रेडिट सेल्स आ गए। अब हमारे एवरेज डेटार्स को हमें निकालना है। तो एवरेज डेटार्स निकलेंगे हमारे ओपनिंग डेटार्स प्लस क्लोजिंग डेटार्स डिवाइडेड बाय 2 के साथ। अब क्लोजिंग डेटार्स जो है वो हमारे 40,000 है और हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटार्स ओवर ओपनिंग डेटार्स इज 20,000, यानी कि जो क्लोजिंग डेटार्स है वो ओपनिंग डेटार्स से 20,000 एक्सेस है। अब क्लोजिंग डेटार्स 40,000 है। 40,000 में से अगर 20,000 हम माइनस कर दें तो अमाउंट बच जाती है 20,000। तो हमारे ओपनिंग डेटार्स जो है वो 20,000 के है। सो क्लोजिंग ओपनिंग डेटार्स प्लस क्लोजिंग डेटार्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज डेटार्स। सो 40,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30,000। तो हमारे जो एवरेज डेटार्स आएंगे वो आएंगे 30,000 के। अब हमारे जो नेट सेल्स थे वो उसमें से हमने क्रेडिट सेल को कैलकुलेट किया था, तो हम अभी इक्वेशन में हमारी अमाउंट्स रख देते हैं। तो डेटार्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटार्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटार्स। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 1,12,500 डिवाइडेड बाय 30,000। तो कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 3.75%। 3.75 एक्सीड्स 3.7 बन जाता है 4 टाइम्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 टाइम्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैन बी डिटरमाइंड बाय। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, नन ऑफ द अबव। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वर्किंग टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इफ current assets is ₹1,50,000, current liabilities is ₹1 lakh and cost of goods sold is ₹3 lakhs। अब हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें यूटिलाइज करना होगा। उस फॉर्मूले को हमें इक्वेशन में बदलना होगा। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जो है उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो अमाउंट है वो हमें दी गई है यहाँ पर, जो कि 3 लाख रुपीज़ है। और वर्किंग कैपिटल जो है हमारा वो हमें यहाँ पर इक्वेशन में नहीं दिया गया है, तो वो हमें निकालना होगा। अब हमारे पास अमाउंट्स है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ की, तो इसके ऊपर से हम हमारा वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। सो 1,50,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो 50,000 जो है वो हमारा वर्किंग कैपिटल आएगा। तो इक्वेशन में अब हम सारी अमाउंट्स को पुट कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 lakhs डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 50,000। तो इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो होगा 6। तो 6 टाइम्स इज द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। सो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेशो इज कंसिडर्ड एज सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी। अब सॉल्वेंसी का सेफ मार्जिन कौन सा रेशो माना जाता है? लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, करंट रेशो, नन ऑफ द अबव।
तो हमारा जो करंट रेशो होता है वो हमारा मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी का सेफ मार्जिन होता है, यानी कि हमारे रेशो में सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी होता है। तो ऑप्शन सी करंट रेशो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशो इज 4:2, 2:1, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब आइडियल रेशो जो है करंट रेशो का वो है 2:1। अब हमें ऑप्शन ए में 4:2 दिया है। 4:2 का रेशो अगर हम शॉर्ट कर दे तो 2:1 बनता है, तो वन एंड द सेम होगा। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी जिसमें बोथ ए एंड बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट रेशो इज स्टेटेड एज अ क्रूड रेशो बिकॉज it measures only the quantity of current assets. It measures only the quantity of current assets, both A and B, quality of current assets, sorry, and both A and B, D offering dimensions. अब करंट रेशो क्या स्टेट करता है? करंट रेशो हमारा करंट एसेट की क्वांटिटी शो करता है और इसलिए उसे क्रूड रेशो के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next question, liquid ratio is also known as quick ratio, acid test ratio, working capital ratio, stock turnover ratio. लिक्विड रेशो को और दूसरे कौन से नाम हैं? ऑप्शन है हमारे ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी, सी एंड डी। तो लिक्विड रेशो को ही क्विक रेशो के नाम से भी जाना जाता है और लिक्विड रेशो को ही एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी जाना जाता है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ए एंड बी। Next question, stock is considered as liquid asset as any time it can be converted into cash immediately. तो ये जो है वो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि स्टॉक को लिक्विड एसेट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। स्टॉक के इसमें ही होता है, तो दिस इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी इज़ द correct answer. So friends, in this way we have completed our series 2 of our management accounting, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे हैं रेशो एनालिसिस के भी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी। अगर आप मेरी फर्स्ट सीरीज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसमें आप लिंक देखकर उस पर जाकर वो स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो नए वीडियोज़ और सीरीज़ आती रहेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो दोस्तों, इन दोनों सीरीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए और स्टडी कीजिए और लॉजिकली एक्सप्लेनेशन के साथ इसको ध्यान में रखिए। फिर से मिलेंगे मेरी थर्ड सीरीज़ में जिसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के और नए MCQs लेकर आएंगे। तब तक के लिए इन दोनों सीरीज़ को पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।